4 महीने बाद पीएम मोदी के मन की बात, बोले मां के नाम पर पेड़ लगाएं, पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को दी बधाई। पीएम मोदी ने वेंकैया नायडू के नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें, दिल्ली से अहम खबर जहां जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 30वें सेना के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। आपको बता दें, उन्हें करीब 40 साल का अनुभव है। अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने कई कमांड और स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल में काम किया है। वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे आज ही सेवानिवृत्त हुए। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर व्यापक ऑपरेशन अनुभव रखने वाले जनरल द्विवेदी से पहले सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने संभाला सेना प्रमुख का कार्यभार। कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल की जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं। पहले सेना के उप प्रमुख के तौर पर भी उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। तो आज ही सेना प्रमुख मनोज पांडे रिटायर हुए हैं और उनका स्थान उपेंद्र द्विवेदी ने लिया है। 40 साल का उनको अनुभव है। तो कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल में उन्होंने काम किया है। तो 40 साल का उनको बड़ा अनुभव है। पहले सेना के उप प्रमुख के रूप में भी वो कार्य संभाल चुके हैं। तो उपेंद्र द्विवेदी काफी अनुभवी सैन्य अधिकारी हैं। उन्होंने सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली। तो कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शन में कार्यरत रहे, काम कर चुके हैं। पहले सेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे उपेंद्र द्विवेदी और अब उनको 40 साल का अनुभव है सैन्य अधिकारी के रूप में। 40 साल उन्होंने सेना को दिए हैं। कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाया है और आज सेना प्रमुख के तौर पर उनकी तैनाती हुई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर एटा से है, जहां लगातार हो रही बारिश से किसानों के खेतों में खड़ी उड़द की और मूंगफली की कई बीघा फसल चौपट हो गई है। किसान ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष अपने खेत में मक्का और मूंगफली की फसल बोई थी, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। वहीं किसानों ने शासन से मुआवजे की भी गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बारिश से मूंग, उड़द और मूंगफली की फसलें पूरी तरह से नष्ट हुई हैं। किसान अशोक श्रीवास्तव, जनपद एटा में किसानों की कई बीघा फसल खराब हुई है। किसानों की बात भी सामने आई। वहीं आपको बता दें, सियोराई में कई किसानों की फसल चौपट हुई है। बीघा मूंगफली थी और हमने ये खेत पट्टे पर लिया था 10,000 रुपये बीघा और हमारी इससे पहले कोई फसल हो नहीं पाई। मटर भी मारी गई हमारी और बाजरा भी मारा गया। हमने लेखपाल साहब को सूचित किया, जिला को सूचित किया, पहले कोई मुआवजा मिला नहीं। अब बिल्कुल बेकार हो गया। हमारा एक साथी है जो साझेदार अशोक कुमार श्रीवास्तव, उसका हाल बेहाल है। इस मूंगफली को पानी में डूबी हुई है और सड़ने की कगार पे है। कौन से गांव का मामला है ये गांव सियोराई है और विकासखंड मारा, तहसील एटा, जनपद एटा, यूपी। तो ये ज़्यादा ही नुकसान हुआ है? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारा कम से कम 4 लाख का नुकसान है। पूरा 4 लाख का जो 15 बीघा में नुकसान है और लागत तो लग रही हमारी, लाखों रुपए लागत लग गई। और हमारी सामने मक्का खड़ी है, वो बिल्कुल गिर रही है, सामने बिल्कुल बेकार हो रही है, उल्टा उसमें पड़ा हुआ है। अब तैयार हुई थी फसल, काटने के कगार समय पे थी। अगली खबर श्रावस्ती से है, जहां पर पहाड़ों पर बारिश से खतरे के निशान के ऊपर पहुंची आपको बता दें, राप्ती का जल स्तर डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कटान निरोधी कार्यों का जायजा लिया है। आपको बता दें, अंधरपुरवा झुंझुनिया के निर्माण
कार्यों को उन्होंने हकीकत देखी है। अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड को डीएम ने युद्ध स्तर पर कार्य करने के आदेश दिए हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। गोरखपुर के गुलरिया चालू अताल के किनारे आपको बता दें, हत्या कर फेंके गई युवक के 100 मामले में गुलरिया पुलिस ने एक महिला के अलावा विजेंद्र निषाद, गणेश निषाद व शिव कुमार के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस महिला समेत 3 को हिरासत में लेकर पूरे घटनाक्रम का खुलासा पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि 19 जून को पुलिस ने चिलुआ ताल के किनारे लावारिस हाल में युवक का 100 बरामद किया था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस द्वारा जारी फोटो को देखकर शुक्रवार को चिलुआ ताल के बिलपार उर्फ गुरुनगर निवासी राम सूरत निषाद ने 100 की पहचान अपने छोटे बेटे सिंटू कुमार के रूप में की थी। पर तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण बॉडी की उससे जांच से ये क्लियर नहीं हो रहा था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो एक उसकी पहचान नहीं हो रही थी। बॉडी को मॉर्चरी भेजा गया। 72 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब भी उसकी पहचान नहीं हुई तो उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हुआ। और जो बॉडी की जो फ़ोटोज़ थी उसकी तलाश के लिए, उसकी जानकारी के लिए, पहचान के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उसका प्रचार प्रसार किया गया। 27 तारीख को चिलुआ ताल के रहने वाले एक व्यक्ति ने आकर के पहचाना कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है वो उनका बेटा है, जो चेन्नई में रह कर के वहाँ पर काम करता है। 14 तारीख को वो चेन्नई से ये कह के चला था कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, परंतु चेन्नई से चलने के बाद वो बेंगलोर नहीं पहुँचा और तब से मिसिंग चल रहा था। अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां दानवीर सेठ भामा शाह के जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में व्यापारी कल्याण दिवस समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने योजनाओं का स्टॉल भी लगाया गया। डीएम अविनाश सिंह और सीडीओ अनुराग जैन द्वारा इन स्टॉलों का अवलोकन भी किया गया। अविनाश सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम से लाखों करोड़ों उद्यमी व्यापारियों में उत्साह और सम्मान का संदेश जाएगा, जिसके कारण वह और अधिक उत्साह से जिले और प्रदेशों की आर्थिक उन्नति करेंगे और उसमें सहभागिता देंगे। सबसे आपके सम्मान में माननीय मंत्री जी के दिए गए निर्देशों के क्रम में आज पूरे प्रदेश में दानवीर भामा शाह जी की जयंती मनाई जा रही है। और उस जयंती को हम लोग जो है व्यापारी सम्मान दिवस के रूप में, व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा कि आप जानते हो, कि जिस समय हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात जो है महाराणा प्रताप जी कहीं कह सकते हैं कि एक प्रकार से आर्थिक संकटों से जूझ रहे थे। और वो समय था जब वो घास रोटियाँ भी खा रहे थे और उनके बच्चे, परिवार के और सेना के लोग उनके घर से बिलबिला रहे थे। आर्थिक संकट बहुत बड़ा खड़ा हो गया था। ऐसे मतलब कह सकते हैं कि संकट की घड़ी में दानवीर भामा शाह जी उनके पास आए और उनकी जितनी भी उन्होंने संपत्ति थी उन्होंने महाराणा प्रताप के सेवा में अर्पित कर दिया, देश के लिए, राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जिले में रविवार की शाम एक आवासीय कॉलोनी में पानी की टंकी अचानक ढह गई। पानी की टंकी गिरने की वजह से आसपास मौजूद कई मकान उसके मलबे की चपेट में आ गए। वहीं इस घटना में 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मौके पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। हादसा शाम 5 बजे के आसपास हुआ। वहीं पानी की टंकी गिरने की वजह से कई घरों को नुकसान हुआ है। मौके पर दमकल कर्मी और पुलिस के अलावा राजस्व, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अन्य टीमें मुस्तैदी से बचाव कार्य में लगी हुई हैं। पुलिस ने बताया कि घटना शाम करीब 5 बजे की है। बीएसए डिग्री कॉलेज के पीछे उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा विकसित कॉलोनी कृष्णा विहार की यह घटना है, जहां सामान्य बूंदाबांदी के बीच पानी की टंकी अचानक ढह गई। उन्होंने बताया कि टंकी के मलबे की चपेट में आकर आसपास के कई मकान इसकी जद में आए हैं, जिसमें उनमें रहने वाले और वहां गली में खेल रहे कुछ बच्चे भी टंकी और मकानों के मलबे में दब गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों की टीम ने अब तक 12 घायलों को मलबे से निकालकर उनको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का गोरखपुर से। अगली खबर जहां गोरखपुर के गुलरिया चिलुआ ताल के किनारे हत्या कर फेंके गए युवक के शव के मामले में गुलरिया पुलिस ने एक महिला के अलावा विजेंद्र निषाद, गणेश निषाद और शिव कुमार के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया है। पुलिस महिला समेत 3
को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। आपको बता दें कि 19 जून को पुलिस ने चिलवाताल के किनारे लावारिस हाल में युवक का शव बरामद किया था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। पुलिस द्वारा जारी फोटो को देखकर शुक्रवार को चिलवाताल के वेलापार उर्फ कुरुनगर निवासी रामसूरत निषाद ने शव की पहचान अपने छोटे बेटे सिंटू कुमार के रूप में की थी। होने पर तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण बॉडी की उससे जांच से ये क्लियर नहीं हो रहा था कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। वो एक उसकी पहचान नहीं हो रही थी। बॉडी को मॉर्चरी भेजा गया। 72 घंटे इंतज़ार करने के बाद जब भी उसकी पहचान नहीं हुई तो उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हुआ और जो बॉडी की जो फ़ोटोज़ थी उसकी तलाश के लिए, उसकी जानकारी के लिए, पहचान के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से उसका प्रचार प्रसार किया गया। 27 तारीख को चिलवाताल के रहने वाले एक व्यक्ति ने आकर के पहचाना कि जिस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है वो उनका बेटा है, जो चेन्नई में रह कर के वहाँ पर काम करता है। 14 तारीख को वो चेन्नई से ये कह के चला था कि मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, परंतु चेन्नई से चलने के बाद वो बेंगलोर नहीं पहुँचा और तब से मिसिंग चल रहा था। अगली खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां बदहाली एवं गरीबी का दर्द झेल रही महिला पीएम आवास योजना से लाभान्वित सूची में उसका नाम होने के बावजूद भी महिला का अभी तक आवास नहीं बन पाया है। पूर्व प्रधान के गुर्गों ने मारपीट व गाली गलौज की और निर्माण सामग्री उठा ले जाने के भी उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। एसडीएम बिंदकी के आदेश भी उनके अब काम नहीं आया है। एसडीएम के द्वारा आदेश किया गया था, जो आदेश अब बिल्कुल काम नहीं आया। रसूखदारों का रसूख बरकरार है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्व से शिकायत पर पुलिस कर्मियों ने मामले का संज्ञान लिया और महज 151 में चालान कर इतिश्री कर ली। अपनी पीठ पुलिस थपथपाती नजर आई 151 में चालान के बाद, लेकिन महिला को न्याय नहीं मिला। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के चंदनपुर का गांव का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कायमगंज स्थित किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र में जनपद में सबसे अधिक 2 करोड़ 26 लाख रुपए राजस्व जमा करने वाले राज्य जीएसटी विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान अमृतपुर विधायक सुशील साग के भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता, प्रभारी जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र व राज्य जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशासन विपिन कुमार नाग, डिप्टी कमिश्नर हेमंत गौतम, असिस्टेंट कमिश्नर प्रशासन अनिरुद्ध कुमार राय द्वारा चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह को अंग वस्त्र बढ़ाकर प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार दानवीर भामाशाह के जन्म दिवस को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में कलेक्ट्रेट सभागार में मनाए जाने के दौरान चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह सहित जनपद के 2 बड़े करदाताओं को अंग वस्त्र ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह प्रदान कर भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश सरकार ने दानवीर भामाशाह के जन्मदिन के अवसर पर व्यापारियों को देश में सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि वो उद्योग व्यापार ये दोनों जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक ये देश समर्थ शक्तिवान नहीं होगा। इसलिए जो व्यापारी हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी संरक्षण मिलना चाहिए, उनका दोहन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की भावना से ये व्यापारी कल्याण दिवस सरकार ने घोषित किया है। अब प्रतिवर्ष अच्छा व्यापार करने वाले, अच्छा टैक्स देने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा और समय समय पर व्यापारियों के साथ बैठ के उनकी समस्याओं का समाधान जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर कराएंगे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंपर्क जनसंचार विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह पोद्दार इंस्टीट्यूट के सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल कलराज मिश्र ने की। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुधीर राजीव ने बताया कि इस वर्ष भी स्वर्ण पदक के मामले में लड़कियों ने बाजी मारी है। कुल 6 स्वर्ण पदक में से 5 लड़कियों ने हासिल किए हैं। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालय के नए परिसर का भी वर्चुअल लोकार्पण किया। आज हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का द्वितीय दीक्षांत समारोह था। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो है इसकी शोभा बढ़ाई
और साथ में ही आज हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का, दैमिकला स्थित नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण भी उन्होंने किया। और जल्दी ही हमें नया परिसर मिल जाएगा विश्वविद्यालय को, ये विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है। और आज दीक्षांत समारोह में 94 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई, जिनमें से 6 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल मिला है। और खुशी की बात यह है कि बालिकाएं अब बढ़ चढ़कर जो है शिक्षा में भाग ले रही हैं और 5 मेडल 6 में से बालिकाओं को मिला है। तो इससे पता चलता है कि मीडिया एजुकेशन में भी लड़कियां अब बहुत आगे आ रही हैं और ये एक अच्छा संकेत है हमारे अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। कानपुर से अहम खबर है, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की बैठक शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में संपन्न हुई है। बैठक में दिव्यांग राजेश शुक्ला को न्याय दिलाने के लिए कानपुर से मुख्यमंत्री आवास के लिए पदयात्रा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। पुलिस कमिश्नर ने संदेश जारी किया है कि थाना हाजा में प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि राजेश शुक्ला कई बार थाने से लेकर उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, ऐसा उन्होंने जानकारी दी, लेकिन थाने के भ्रष्टाचार के चलते रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई है। आज की बैठक में दिव्यांग राजेश कुमार शुक्ला को पुलिस द्वारा न्याय नहीं दिए जाने और जो पीड़ित व्यक्ति हैं राजेश शुक्ला, उनके खिलाफ ही चर्चा है। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी माननीय पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर महोदय को अवगत कराना चाहती है कि आपने अपनी साइट पे एक कमेंट डलवाया है जिसमें लिखा है कि थाना हाजा को कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको अवगत करा देना चाहते हैं कि फरवरी 2023-24 से बराबर उत्पीड़न के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है। थाने से लेके माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय, आपको भी 3 बार प्रार्थना पत्र दिया गया। आईजीआरएस में मामला दर्ज है। आखिर पुलिस का झूठ कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की ये बैठक हुई है और बैठक में पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की गई है। और इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। कानपुर से अहम खबर, तेज रफ्तार का कहर जारी है। कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, सड़क पार कर रहे युवक को वाहन ने टक्कर मारी है। इस वक्त की अहम खबर, ग्रामीणों ने 100 हाईवे पर रखकर जाम लगाया है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर पथराव भी किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि तेज रफ्तार का कहर कानपुर में देखने को मिला है, जिससे व्यक्ति की मौत हुई है। सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मारी है वाहन ने, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। ग्रामीणों ने 100 हाईवे पर रखकर हाईवे को जाम किया है और हाईवे पर पथराव भी ग्रामीणों के द्वारा किया गया। इस वक्त की यह अहम खबर सामने आई है। आप तस्वीरें साफ तौर से देख पा रहे हैं, लोगों का हुजूम उमड़ा है और पुलिस भी मौके पर पहुंची है। लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं। 100 घटना स्थल पर 100 रखकर हाईवे जाम किया गया है। अमित शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है कानपुर में, युवक को टक्कर मारी है जिससे युवक की मौत हुई है और उसके बाद हंगामा देखने को मिला है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर में? तो हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हुआ, दोबारा से प्रयास करेंगे उनसे जुड़ने का। तो आपको बता दें, कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर हो, कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, अमित हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है जिससे एक युवक की जान चली गई है, उसके बाद हंगामा भी देखने को मिला है। क्या कुछ अहम अपडेट है? तो कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, युवक की मौत हुई है। आपको बता दें, वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई है, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। हाईवे जाम किया है, ग्रामीणों ने 100 रखकर हाईवे जाम किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा है, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया है। पथराव भी ग्रामीणों के द्वारा किया गया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। तो लंबा जाम भी लग गया है
हाईवे जाम होने से लंबा जाम लगा है। पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, कानपुर से ये सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर कानपुर में देखने को मिला है। सड़क पार करने के दौरान युवक की वाहन ने युवक को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने 100 रखकर हाईवे जाम किया है। और हमारे संवाददाता अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या हमारी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अमित, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, एक युवक की जान चली गई है, उसके बाद हंगामा देखने को मिला है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस मामले में? देखिए, बिठूर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां जीटी रोड पर तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पार कर रहे एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक पास के ही गांव का रहने वाला था। ग्रामीणों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने तत्काल पूरा हाईवे जाम कर दिया। हालांकि मौके पर कल्याणपुर एसीपी लगभग 3 थानों अमित, अभी की स्थिति कैसी है? अभी की स्थिति कैसी है? क्या प्रशासन ने जाम खुलवाया है? ग्रामीण माने हैं? देखिए, जाम खुलवा दिया गया है। 2 तरफ का रोड है, एक तरफ का खुलवा दिया गया, लेकिन ग्रामीण अभी भी एक तरफ के रोड पर जाम किए हुए हैं और पुलिस भारी मात्रा में मौजूद है, क्योंकि 3 थानों का फोर्स एसीपी लेके मौजूद है। ग्रामीणों को समझाया जा रहा है। लगभग 3 लोग और इस पे घायल बताए जा रहे हैं, जो अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अभी किसी प्रकार की कोई इस तरीके की घटना नहीं हुई कि आगे बढ़े, लेकिन जब पथराव हुआ था तो कई लोग उसमें चुटिल हुए। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। जी अमित, वैसे तो पूरे शहर में पुलिस कर्मियों के द्वारा वाहनों की जांच की जा रही है, लेकिन हाईवे पर क्या जांच की स्थिति नहीं थी? इतना लंबा जाम लग गया, प्रशासन वहां पर मौजूद नहीं था, लोग इकट्ठा हुए और लंबा जाम भी लग गया। देखिए, जो जहां ये हादसा हुआ है वहां से बिठूर तिराहा लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और बिठूर तिराहे पे पुलिस ने अपना जाम खुलवाने का काम शुरू किया था और बिठूर तिराहे पर ही पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान जब जाम लंबा होता गया, तब पुलिस को पता चला कि ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया है। आगे जाकर पुलिस ने जब जाम खुलवाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों ने पुलिस से भी बदतमीजी की। उसके बाद एसीपी लगभग 3 थानों का फोर्स लेके पहुंचे और ग्रामीणों। तो निश्चित रूप से अमित, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि कानपुर से इस वक्त की अहम खबर, तेज रफ्तार का कहर कानपुर में देखने को मिला है, जिससे एक युवक की जान चली गई। तो यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार को भारी बारिश हुई। दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर तीर्थ नगरी की सड़कें पानी से लबालब भर गई। बाढ़ जैसे हालात यहां बन गए, लोगों की दिनचर्या भी तहस नहस हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शनिवार को भारी बारिश हुई। दिल्ली से करीब 160 किलोमीटर दूर तीर्थ नगरी की सड़कें पानी से लबालब हो गई। बाढ़ जैसे हालात में लोगों की दिनचर्या तहस नहस हो गई। सैलानियों के लिए मंदिरों तक पहुंचना भारी चुनौती थी। लोगों ने बदहाली के लिए नगर निगम के घटिया काम को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि उन्हें हर साल मानसून के समय इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पुल नीचे और नगर निगम ने सफाई की, लेकिन कामयाब सफाई नहीं हुई नालों की। क्या हर बार इसी प्रकार से समस्या? हर 15 दिन में जब बारिश होती है, जब यह पानी भरा जाएगा। मौसम विभाग ने शनिवार को अगले 4-5 दिनों में उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग के मुताबिक 3 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। बिहार के बोधगया के निस्खा गांव में रहने वाले मोहम्मद तंजील खान ने एक तेज गर्मी में मधुमक्खियों को पानी मुहैया कराने के लिए खास इंतजाम किया है। मोहम्मद तंजील खान प्रकृति के प्रेमी हैं। उनका मानना है कि कहते हैं कि मधुमक्खियां नेचुरल इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी देखभाल भी जरूरी है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के बोधगया के निस्खा गांव में रहने वाले मोहम्मद तंजील खान ने तेज गर्मी में मधुमक्खियों को पानी मुहैया कराने के लिए खास इंतजाम किया है।
मोहम्मद तंजील खान प्रकृति प्रेमी है। उनका मानना है कि मधुमक्खियां नेचुरल इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उनकी देखभाल जरूरी है। ऐसा गमला बनाए है पानी का, जिससे पानी का रिसाव होता रहता है और उसी में वो ज़बान लगा के फिर पीती हैं, ले जाती हैं थोड़ा पानी अपना। शहद बनाने के लिए भी उनको पानी की ज़रूरत होती है और पर्यावरण के लिए भी मधुमक्खी जो है बहुत ज़रूरी है। हमको पर्यावरण से बचपन से लगाव है, पेड़ पौधा फूल पत्ती से बचपन से लगाव है और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, उसको देखते हैं बराबर। टीवी अगर थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसको देखते हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ जो है पता चलती है। यहाँ के लोग भी मोहम्मद तंजील खान की कोशिशों के मुरीद हैं। उन्हें देखकर कई लोग ऐसा ही करने लगे हैं। हम लोगों को भी उनसे कुछ सीखते हुए जानवरों, जैसे हम चिड़ियों के लिए जो पानी रखते हैं और जानवरों के लिए पानी, छोटे जानवरों के लिए पानी रखते हैं, तो उसके साथ साथ हमें एक ठंडे जगह पे जहाँ छांव हो, जहाँ वो मधुमक्खियाँ और भौरे आकर पानी पी सकें, वहाँ भी उनके लिए भी पानी रखना चाहिए। मोहम्मद तंजील खान को उम्मीद है कि जैसे जैसे लोग नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे, वह अपने आसपास के जीव जंतुओं का ज्यादा ख्याल रखेंगे। अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। पिछले 3 दशकों से उड़ीसा के खुर्दा जिले के राउतपाड़ा गांव के बुनकरों का एक ग्रुप भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियों के लिए वस्त्र बुनता आ रहा है। इन वस्त्रों से वो भगवान की मूर्तियों को सालाना रथ यात्रा के दौरान सजाते हैं। इस साल भी गोविंद चंद्र दास के परिवार की अगुवाई में बुनकरों के ग्रुप ने पवित्र वस्त्रों को तैयार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। ओडिशा के खुर्दा जिले के राउतपाड़ा गांव के बुनकरों का एक ग्रुप भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की मूर्तियों के लिए वस्त्र बुन रहा है। इन वस्त्रों से वो भगवान की मूर्तियों को सालाना रथ यात्रा के दौरान सजाते हैं। इस साल भी गोविंद चंद्र दास के परिवार की अगुवाई में बुनकरों के ग्रुप ने पवित्र वस्त्रों को तैयार किया है। जगन्नाथ महाप्रभु का 7.5 बार का पहनने वाला लाग लुगा अंग लाग वस्त्र है, हमको बनाता है। वो कुछ कॉटन वस्त्र बनाया है, महाप्रभु का अंग लागी वस्त्र है। कितने साल से बनाते हैं? हम 35 साल से बनता है। ये सब कहाँ जाता है फिर? ये सब श्रीजनाथ मंदिर कार्यालय का हम पहुँचने है। इस साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए वस्त्रों को तैयार कर रहे 25 बुनकरों में गोविंद की 96 साल की मां भी शामिल हैं। अलग अलग रंगों के रेशमी और सूती कपड़े का इस्तेमाल कर भगवान के लिए खास वस्त्र तैयार किए गए हैं। इन्हें 10 दिन के उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को पहनाया जाएगा। वो 7 रंग का बनता है। जैसे आप देखिए, रविवार को लाल रंग का बनता है और सोमवार को सफ़ेद रंग का, उसमें काला काला छीट आता है, तो इसे काला छीट कहते हैं, सफ़ेद छीट कहते हैं। और उसके बाद बारपटिया, ये जो 5 रंग का मिला हुआ, वो वैसा वस्त्र बनता है। फिर भी गुरुवार को आपका हल्दी रंग का पाट बनता है और शुक्रवार को फिर भी सफ़ेद, शनिवार को काला रंग का बनता है। और ये 7 रंग हो गया 7 दिन के लिए। और हर दिन गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ जब बड़ सिंगार वेश में आते हैं, तो हर दिन गीत गोविंद पहनकर सोते हैं भगवान। तो मंदिर में भगवान के 7 विग्रह है, उनको सबके लिए भी गीत गोविंद रात को लगता है और भगवान विश्राम लेते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा खास उत्सव है। ये भगवान जगन्नाथ की उनके मंदिर से उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा और 9 दिनों के बाद वापस लौटने का उत्सव है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सीएम आवास कूच किया है। इससे पहले वे दिलाराम चौक के समीप भारी संख्या में एकत्रित हुए और फिर वहां से निकल पड़े। सैकड़ों की संख्या में लोगों को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। हालांकि सीएम आवास से पूर्व ही हाथी बड़कला क्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाकर आंदोलनकारियों को रोक दिया गया। इस दौरान प्रदर्शन में कांग्रेस के नेता भी मांगों को समर्थन देने के लिए मौजूद रहे।
अपनी 3 बड़ी मांगों को लेकर आज संघर्ष पर हैं। पहली मांग है कि 10% क्षैतिज आरक्षण लागू किया जाए। जब मैं मंत्री था तो हमने विधानसभा में इसको पास कराया था। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, ये सन 2016 की बात है। और उसके बाद गवर्नर जो इनके थे, भाजपा के जो गवर्नर थे, उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। इन गवर्नरों की अब भी परंपरा जारी है। अब जो सरदार जी हमारे गवर्नर है, मैं आदर के साथ उनको कहना चाहता हूँ कि अब 1 महीने से आप नैनीताल में छुट्टी मना रहे हैं। मेरी तो राष्ट्रपति से मांग है, ये प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। काम करने वाले के लिए किस बात की छुट्टी, औरों के लिए छुट्टी नहीं, राज्यपाल के लिए छुट्टी। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने इस पर मोहर नहीं लगाई है। अब करीब 4 महीने हो गए, लेकिन उस पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है। तो इसको विरोध में भी आज हम जा रहे हैं और हमने कह दिया अगर इसको ना किया गया तो हम राष्ट्रपति भवन कूच करेंगे दिल्ली। अब अगला प्रदर्शन राष्ट्रपति भवन पर होगा। अगर आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य अनुकारी वर्तमान सरकार से लेके पूर्व सरकारों में, चाहे वो 10% क्षैतिज आरक्षण हो, चाहे वो हमारा चिन्हीकरण के मामले हो, चाहे हमारा सशक्त भू कानून मूल निवास हो, या एक समान पेंशन और बढ़ोतरी का मामला हो, सरकारों ने अधिकारियों के अंकुश में आके न जाने किस उसमें है कि आज तक 10% क्षैतिज आरक्षण का जो बिल है वो राजभवन से बाहर नहीं निकल पाया। ये उन शहीद परिवारों का, उन तमाम मातृशक्तियों का, उन राज्य अधिकारियों का अपमान है कि आपने यूसीसी जाके राज्यपाल पर जाके उसको पास करवाया। और अब वर्तमान स्थिति जिस प्रकार से है, लोग सारी वैकेंसियां निकल गई हैं। अब तक 1 लाख वैकेंसियां निकल चुकी हैं लगभग 10 वर्षों के अंदर। अगर नहीं देना था तो मना करते। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी अपील है कि ये आज जो जनमानस आया हुआ है, इनकी बात को आपको रखना होगा। और अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की विभिन्न विकास परक योजनाओं को लेकर दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। तो पीएम मोदी और केंद्रीय प्रेमचंद अग्रवाल की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी के साथ ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को लेकर लगातार कार्य कर रहे हैं। उनकी प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। राज्य के विकास में मिल रहा प्रोत्साहन आपको बता मील का पत्थर साबित होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों से मुलाकात की गई है। इस दौरान राज्य में सड़कों के विस्तार, जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर केंद्र से सहयोग की अपील की गई है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति लगातार अपने प्रदेश के और उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करता हो। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला स्थान मुझे लगता है देश के अंदर कि वो लगातार कैसे माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, अनेकों मंत्रीगणों से वो मिलते हैं, अपने इस प्रदेश की समस्याओं को निराकरण करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, कैसे वहाँ से हमें फंड मिल सके उनसे आग्रह करते हैं। तो लगातार उन्होंने अनेकों मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से और गृह मंत्री जी और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने भेंट की है। ओम बिरला साहब जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे भेंट की है, बधाई के साथ साथ अपने प्रदेश के विकास की बात की है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे इसका हमें लाभ मिलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में सीडीओ झरना कामठान की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं इस बीच देहरादून की सीडीओ झरना कामठान ने कहा कि सभी बैंकों के साथ समीक्षा की गई है तो पाया गया है कि पिछले साल का प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा है और इस बार हमारा सीडी रेशियो लगभग 40% है, जिसे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए रोजगार से जुड़े विभागों को बैंकों की स्कीम को लोगों को उपलब्ध कराने के लक्ष्य हमें मिल चुके हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए सभी विभागों को बैंकों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बैंक्स के साथ में समीक्षा की गई तो ये पाया गया कि हमारा जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा रहा है, जो टारगेट्स थे वो अचीव हो गए हैं हमारे। और इसके अलावा बैंक्स को सीडी रेशियो इंक्रीज़ करने पर इस विशेष जोर देने के निर्देश दिए गए। जैसे हमारा सीडी रेशियो 40% के आसपास है तो 40% से ऊपर ले जाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बैंक्स को रिकवरी बढ़ाने के लिए एनपीए पे विशेष जोर देने के लिए भी बताया गया। साथ में जो हमारे स्वरोजगार परक विभाग हैं, जो बैंक से रिलेटेड स्कीम्स हैं
इसमें भी टारगेट अचीव करने के लिए बताया गया। गत वित्तीय वर्ष में हमने अधिकांश विभागों में जो टारगेट्स हमें दिए गए थे वो अचीव करे हैं। तो इस वित्तीय वर्ष के भी अब लगभग सभी टारगेट्स हमारे पास आ चुके हैं। तो सभी विभागों को बैंक्स के साथ में बेहतर समन्वय स्थापित करके समय पर अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। जहां एक तरफ मानसून के आने से आम जनता को भीषण गर्मी से निजात मिली है, वहीं अब कुछ ही दिनों में देहरादून शहर के भीतर मानसून में जल भराव जैसी समस्या भी सामने आने लगी है। साथ ही मानसून में होने वाली डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां भी अब आम जनमानस के लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम अपनी तैयारियों में जुट चुका है। नदी नालियों की सफाई से लेकर पेस्टिसाइड और फार्मिंग अभियान के जरिए निगम इन घातक बीमारियों को रोकने की जद्दोजहद में जुटा है। ऐसे में निगम अपना आपदा कंट्रोल रूम को भी निगम परिसर में स्थापित कर दिया गया है। जल भराव के यदि रूट कॉज में जाया जाए तो दो तरह के मेन इश्यूज होते हैं। पहला होता है इंजीनियरिंग इश्यू, इसमें नालों की डिज़ाइन सही ना होना या कहीं नालों का निर्माण ना होना, पर्याप्त निकास ना होना, वो कारण होते हैं। तो उस पर सभी इंजीनियरिंग विभाग काम किया जा रहा है और उस पर काफ़ी काम किया गया है। इसका अतिरिक्त जो दूसरा इश्यू होता है जो मेन नगर निगम से रिलेटेड है, वो है कि नालों की समय समय पर सफाई होते रहना। तो उसके लिए हमारे जो द्वारा जो हर वर्ष एक्सरसाइज की जाती है वो इस वक्त भी की गई है, उसकी मॉनिटरिंग भी की गई है। उसमें जो बड़े नाले थे जिनको मशीनों के द्वारा जिनकी सफाई की जानी थी वो पूर्ण करा ली गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रेफरल नीति अपनाने को लेकर देहरादून के दून अस्पताल में एक्टिव मोड पर अस्पताल तैयारियों में जुट गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल में अगर किसी बीमारी के लिए सुविधा है तो किसी भी मरीज को उनके कहने के बावजूद भी दूसरे अस्पताल में रेफर नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नजदीक के दूसरे अस्पताल में अगर मरीज को रेफर किया जाता है तो उस अस्पताल से समन्वय बनाकर और दस्तावेजों पर किसी सीनियर डॉक्टर के साइन के बाद ही मरीज को रेफर किया जाएगा। देखिए, उसमें जो रेफरल नीति है इसके अंतर्गत एक तो मरीज को अनड्यू रेफ़र नहीं किया जा सकता। कई बार बहुत सारे मरीज अपनी डिमांड भी रखते हैं कि हमें रेफ़र कर दिया जाए। अगर वो सुविधा हमारे पास उपलब्ध है तो वो ऐसे में रेफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सुविधा ना होना या डॉक्टर का उपलब्ध ना होना, उस केस में रेफ़र किया जा सकता है। ऐसे में जहाँ रेफ़र किया जा रहा है अगर वो उसी एरिया का अस्पताल है तो फिर ऐसे में एक समन्वय बनाकर ही कि वहाँ बेड और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तभी वो रेफ़र किया जाएगा और हमेशा सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट के साइन के साथ ही रेफ़र किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत होने पर रुड़की में देर रात तक युवाओं ने जश्न मनाया। रुड़की की सिविल लाइंस में युवा व क्रिकेट प्रेमी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए और जमकर आतिशबाजी कर टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। वहीं लालकुर्ती में भी युवाओं की टोली ने घर घर मिठाइयां बांटी और ढोल की थाप पर जमकर नाचते थिरकते नजर आए लोग। साथ ही आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। क्रिकेट प्रेमियों ने भारत की जीत को लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम की जयकारे लगाए। लाल कुर्ती के सभासद विपिन कुमार ने कहा कि भारत 2020 वर्ल्ड कप जीतकर विश्व विजेता बना है, जिससे सभी बहुत उत्साहित हैं। आज पूरा देश खुशियां मना रहा है। जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और बुमराह ने गेंदबाजी की है वह इस देश को हमेशा याद रहेगा और सूर्य कुमार यादव का कैच भारत की जीत में बहुत अहम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी को टीम इंडिया पर पूरा विश्वास था कि इस बार विश्व विजेता बनेगी, जिस विश्वास पर सभी खिलाड़ी खरे उतरे हैं और देशवासियों को जीत की सौगात दी है। लाल कुर्ती में जश्न मनाया जा रहा है। ये लाल कुर्ती के मेरे भाई लोग हैं सारे छोटे और ये मेरे कुछ बड़े भी हैं और जश्न इस चक्कर में मनाया जा रहा है। 11 साल बाद इंडिया जीती है और हमें बहुत खुशी है कि इंडिया हमारी वर्ल्ड कप जीती है और वर्ल्ड कप की खुशी में हमारे बच्चे आज 1 बज गया रात के, छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हो सारे हमारे साथ हैं और कुछ मिठाइयों के साथ भी प्रोग्राम करा जा रहा है, पटाखों के साथ भी खुशियाँ मनाई आप लोग? खुशियाँ बहुत जबरदस्त बनाई है, पटाखों के साथ बनाई है, ढोल भी बजवाए हैं। बाकी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 11 साल बाद हमने मिठाई भी बांटी है और इंडिया जीती है। इससे इनफैक्ट ये जो जश्न हम मना रहे थे, भारत जो आज जीता है वर्ल्ड कप 11 साल बाद, उसके उपलक्ष्य में ये सब हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। जैसा कि आपको हमारे ये सभासद हैं विपिन कुमार, इन्होंने बताया, तो ये बहुत ही मतलब अमेजिंग मोमेंट है हम लोगों के लिए, सभी इंडियंस के लिए। और मैं तो यही चाहूँगा कि ये मोमेंट जो है हमेशा आगे के लिए भी भारतीय टीम के लिए और हमारे लिए बना रहे, कहीं से कहीं तक भी कोई ऑब्स्टेकल ना है किसी भी तरीके से।
कि हमारे समय टर्निंग पॉइंट हमारा एक ही नाम था बस, सूर्य कुमार यादव का कैच लेना, तो उस समय बड़े टर्निंग पॉइंट था। फिर उसके बाद उमरा जी आए और अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, और विराट कोहली ने भी बहुत बड़े बल्ले, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर से खबर है, जहां मानसून की पहली बारिश में ही नैनीताल जिले के रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले सावलदे पूर्वी में सावलदे नदी में पहली बारिश में ही दिखाया अपना रौद्र रूप। सावलदे नदी आज दोपहर इतने उफान पर थी कि उसने तटबंध को भी बहाने पर उतावली नजर आई। लगातार कटाव से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने मजबूत तटबंध बनाने की प्रशासन से मांग की है। वहीं रामनगर विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले सावलदे पूर्वी क्षेत्र में भी सावलदे नदी उफान पर आ गई। नदी ने इतना रौद्र रूप दिखाया कि इसका जलस्तर नदी के पास में रह रहे लगभग 50 से ज्यादा घरों के लिए खतरा बन गया। पर ये इसमें रहते हैं हम यहाँ पे, डर डर के रह रहे हैं, रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है, हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और पर के साल भी ऐसे ही हुआ, किसी ने सुना ही नहीं किया। अब के साल भी अभी आया, यहाँ ऊपर चढ़ गया बारिश सारा, क्या कर सकते हैं। और हमें और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए इसका रुकावट हो। ये सावलदे पूर्व का प्रश्न है। पिछले साल भी मेरे द्वारा इसमें स्वयं निरीक्षण किया गया था, एजेंट साहब द्वारा भी गया था, माननीय जी द्वारा भी किया था। और आपदा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र, नदी लगातार उसमें कटान कर रही है, जिसमें सिंचाई विभाग के साथ निरीक्षण करने के उपरांत हमसे एस्टिमेट भेजे गए थे और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें प्रस्तुति की गई है। आपदा की दृष्टि से उसमें कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र है तो उसमें कार्य वन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। अधिकतर क्या है कि हमारे पास आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। पहले तो अब तो पुल बन चुका है, तो इस वजह से हमारे गांव को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है इस टाइम पे हमारे पास कोई सरकार ने किसी टाइम पे कि हमें कोई हेल्प नहीं किया है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बंधा है। और देख सकते हैं आप इस टाइम पे हमारा नदी का बहाव कितना तेज़ है। हालांकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है, और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा, अभी बरसात का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि अब नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। 11 फुट जो है पहले वहाँ पर हुआ करती थी, आज यहाँ पे आ गई है। तो इन दिनों का हमारे पास सरकार ने कोई भी मदद नहीं की है किस तरह की। अगली खबर लक्सर से है, जहां कांकर खाता पंचायत में विकास कार्यों में धांधली किए जाने की शिकायत पर जांच करने पहुंची टीम को मनरेगा द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में भारी गड़बड़ी मिली है। जांच के दौरान टीम को ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। विकासखंड के कंकड़ खाता पंचायत में कुछ ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर शिकायत कर गांव में प्रधान द्वारा मनरेगा से कराई जा रहे विकास कार्यों में धांधली, पैसे की बंदर बांट करने का आरोप लगाया था। मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। प्रधान पक्ष और शिकायतकर्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं में तू में शुरू हो गई, जबकि प्रधान द्वारा दिखाए गए तालाब के समितिकरण के कार्य में उन लोगों के नाम मौजूद नहीं थे। जांच टीम पूरे मामले की रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजेगी। अभी बंद नहीं हुआ। खबर पौड़ी से है, जहां NH 58 पर बागवान ड्यूटी पर नियुक्त होमगार्ड पूर्ण सिंह ने सूचना दी कि बागवान के पास 2 वाहनों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें काफी लोग घायल हुए। सूचना पर मैं थानाध्यक्ष देवप्रयाग फोर्स बागवान घटनास्थल पर पहुंचा। यहां पर चौकी बागवान का फोर्स मौजूद था। शेष घायलों का उपचार किया जा रहा है। दोनों वाहनों में 19 लोग सवार थे, जिनमें एक वाहन में जम्मू कश्मीर के मजदूर थे जो सोनप्रयाग जा रहे थे, वहीं डांडी कंडी का कार्य करते हैं, तथा दूसरे वाहन में अलग अलग जगह की सवारियां थी, जिनमें से कुछ लोग दर्शन करके आ रहे थे। इनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। घटना कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के नरीमन चौराहे के पास सड़क चौड़ीकरण के चलते कई सारे पेड़ कमजोर हो गए हैं। आपको बता दें, आज एक पेड़ बरसात के चलते सड़क पर गिर गया, जिससे काफी देर तक यातायात बाधित रहा। वहीं गनीमत यह रही कि वहीं से गुजर रही एक पर्यटक की स्विफ्ट कार भी पेड़ के नीचे आ गई, लेकिन कोई जनहानि
नहीं हुई है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर काठगोदाम थाना पहुंचे। थाना प्रभारी को लिखित शिकायत भी दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलियूटिया ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण का जो भी कार्य हो रहा है, ऐसे में कभी भी इतना बड़ा हादसा हो सकता है। जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा तत्काल दर्ज होना चाहिए। इस कारण यहाँ पर बरसात का मौसम किसी भी समय घटने की संभावना है। अतः आपसे अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित धाराओं के अंतर्गत मुकदमा कायम करनी चाहिए। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कार्बन उत्पादन को नियंत्रण करने के लिए राजधानी देहरादून के वन मुख्यालय में विशेष कार्यशाला यानी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कई समूहों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस बात पर उत्तराखंड वन विभाग के हॉप डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि कार्यालय का मुख्य उद्देश्य कार्बन की उत्पादन को कम करना है, जो प्राकृतिक रूप से वन प्रबंधन और कृषि प्रबंधन से हो सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज के लोगों ने कार्यशाला में लंबा व्याख्यान दिया है और सभी वन अधिकारी इससे जुड़े, जिससे क्लाइमेट चेंज की पहल में हमारा योगदान और अधिक बढ़ सके। देखिए, आज जो वर्कशॉप था ये पूरे देश में इस तरह की वर्कशॉप हो रही है सारे राज्यों में, और ये बेसिकली नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे वर्कशॉप थी। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो हमें जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने के तरफ जो कदम है, उसमें से कुछ कदम हैं जो कि प्रकृति आधारित हैं। जैसे एक तो होता है कि हम अपना आपका फॉसिल फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करें, लेकिन कुछ होते हैं कि हमारी प्रकृति के प्रबंधन में, चाहे वनों का प्रबंधन हो, इवन एग्रीकल्चर का प्रबंधन हो, उसमें कुछ ऐसी मूलभूत चीजें लाएं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन को रोकने में वो मददगारी हो। अगली खबर मंगलौर से है, जहां किसान नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलौर में होने वाले उपचुनाव में भाजपा पर जमकर वो बरसे। उन्होंने कहा कि मंगलौर के किसान स्वतंत्र हैं, उन्हें अधिकार है वह अपने मत का प्रयोग किसी भी दल के नेता को चुनने के लिए करें, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की विरोधी पार्टी है। किसानों को ये सोचना होगा कि किस सरकार में सैकड़ों किसान शहीद हुए। भाई बीमारी से तो दूर रहना चाहिए। जो चुनाव यहाँ पे कैंडिडेट आवे उससे एक तो 750 किसान शहीद हुए, उसका हिसाब किताब ले लेना चाहिए। बीमारी पार्टी से तो बचे और फिर अपना वोट जहाँ जिसको देना अपना दे ले, लेकिन 750 किसान शहीद हुए। एमएसपी गारंटी कानून है, 15 साल पुराना ट्रैक्टर है, ये जरूर पूछ ले। ठीक है, ये जरूर पूछ लेना चाहिए। बिजली का इशू है वे पूछ रहे। मंगलौर क्षेत्र को मांगे किसान अपील क्या तो बेईमान सरकार से बगल रहना चाहिए भाई, उनसे बगल रहना चाहिए। जो चुनाव के टाइम पे उस पर आते हैं लोग। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। उत्तराखंड का डबल इंजन की रफ्तार से विकास हो, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विकास के लिए सकारात्मक पहल करने की मांग की है। मुख्यमंत्री की
हुई इस मुलाकात से उत्तराखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र में गठित नई सरकार के कई मंत्रियों से प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास को लेकर जल्द ठोस और सकारात्मक पहल किए जाने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। सभी से प्रदेश के विकास के लिए योजनाओं और परियोजनाओं पर व्यापक स्तर से पहल करने को कहा है। मुख्यमंत्री धामी के इन प्रयासों की बीजेपी ने जमकर सराहना की है, जबकि विपक्ष इस मुलाकात पर सवाल खड़े कर रहा है। उत्तराखंड की जनता को डबल इंजन की रफ्तार से विकास का दृश्य दिखाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों से दिल्ली में मुलाकात की है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा की। सीएम धामी ने पीएम मोदी से राज्य की 24 प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं पर पुनर्समीक्षा करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता दिए जाने, प्रदेश में प्रस्तावित 3 टनल परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने, वन भूमि हस्तांतरण को व्यवहारिक बनाए जाने का अनुरोध भी किया है। इसके अलावा राज्य की रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने, संचार सुविधा को और बेहतर बनाने के साथ ही तमाम अवस्थापना सुविधाओं में सुधार के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। भाजपा ने उम्मीद जताई है कि राज्य के विकास में इस मुलाकात से कई लाभ मिलेंगे। प्रदेश के विषय हैं और सेंटर से बहुत अच्छी सहायता हमको रहती है, सहयोग रहता है। अभी नई सरकार बनी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी सारे विषयों को लेकर एक बार नए सिरे से सभी मंत्रियों को मिल रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी को मिल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के हित में है। जितना ज़्यादा हमारा कम्युनिकेशन बना रहेगा केंद्र सरकार से, उतना अधिक लाभ प्रदेश को मिल पाएगा और उसी क्रम में मुख्यमंत्री अपने काम में लगे हुए। वहीं एक ओर जहां भाजपा मुख्यमंत्री की मुलाकात को काफी सराहनीय बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष को इस मुलाकात से कोई खास उम्मीद नहीं है। निश्चित रूप से बार बार केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं, उनसे राज्य के लिए आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हो, चाहे आपके बारे में हो, सड़कों के रखरखाव की बात हो, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री को हर हमेशा केंद्रीय नेतृत्व इनका बैरंग वापस भेजता है, निराशाजनक स्थिति में वापस भेजता है, खाली हाथ वापस भेजता है। मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रदेश के विकास के लिए कहीं भी जाते हैं तो उसका स्वागत है। वो किसी भी मंत्री से मिलते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति से मिलते हैं, बिजनेसमैन से मिलते हैं, और अगर उससे इस प्रदेश का विकास होता है तो उसका उत्तराखंड क्रांति में स्वागत करता है। लेकिन आप ये बताइए कि उसका जो रिजल्ट है वो क्या निकल रहा है। 2022 में जब पुनः भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में जीत के आएगी तो डबल इंजन बोल के आएगी। यदि वो डबल इंजन इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहा या सक्षम होने में असमर्थ है, तो आप बताइए मुख्यमंत्री के जाने का क्या औचित्य है। कुल मिलाकर एक और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार से राज्य को आर्थिक मदद दिए जाने के साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने की तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि राज्य में अब और तेज गति से विकास कार्य होंगे। निश्चित ही मुख्यमंत्री की मांग केंद्र ने मानी तो राज्य का विकास और तेज गति से हो पाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का